हेलो दोस्तों, मैं हूं NN के रोशन और मिशन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो शायद ये हम लोगों का परसेंटेज का 4th लेक्चर है। तो शुरू के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी संख्या का कुछ परसेंटेज निकाला जाता है, और सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू में क्या रिलेशंस हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करने हैं। और थर्ड लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे जिसे सॉल्व करके मैंने दिखाया था। तो शुरू के 2 लेसन्स में हमने जो कुछ भी पढ़े थे उसका थर्ड लेक्चर में हमने अप्लाई करके देखा कि उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो अब आइए हम परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटेज चेंज क्या होता है। परसेंटेज चेंज, अब इस परसेंटेज चेंज में परसेंटेज इंक्रीज भी आएगा और परसेंटेज डिक्रीज भी आएगा। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है और परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, ये दरअसल दोनों जो हैं वो परसेंटेज चेंज को ही शो करते हैं। अगर आपने परसेंटेज इंक्रीज किया है, कुछ दिखाया, तो वो परसेंटेज चेंज ही हुआ, और परसेंटेज डिक्रीज भी अगर हुआ है तो वो परसेंटेज चेंज ही हुआ। तो क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है कि इसमें बताएं कि कितना परसेंट का चेंज आया, तो आप देख लेंगे इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है और उसी के हिसाब से आंसर कर देंगे इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, इतना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे पता करते हैं, परसेंटेज डिक्रीज कैसे पता करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं प्रतिदिन 60 रुपये मुझे पॉकेट मनी के रूप में मिलते हैं, कुछ दिनों बाद मुझे 80 रुपये पॉकेट मनी के रूप में मिलने लगे, तो आप देख सकते हैं कि जो पॉकेट मनी में इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है, 20 का। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि इंक्रीज तो 20 का हुआ, ये हुआ इंक्रीज, पर कितने पे हुआ, 60 पे या 80 पे। तो आप कहेंगे कि 60 पे हुआ है इंक्रीज 20 का, 80 पर तो हुआ नहीं है, 80 तो इंक्रीज होकर हो गया उतना। तो 60 था मेरा वैल्यू पहले और उस पर इंक्रीज हुआ 20 का और अब 80 हो गया है। तो असल में जो हम लोग ये इंक्रीज देखते हैं वो किसी न किसी इनिशियल वैल्यू पर देखते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे कि इंक्रीज इन नंबर या क्वांटिटी, आप किसी मात्रा में देखना चाहेंगे, इंक्रीज इन नंबर और क्वांटिटी, चाहे आप कोई मात्रा में इंक्रीज देख रहे हो या किसी नंबर में देख रहे हो। और नीचे में हमारा होगा इनिशियल वैल्यू, आप किस चीज़ पर देख रहे हैं वो वैल्यू आप नीचे रखेंगे। उतना का इंक्रीज हुआ इतने पर, 20 का इंक्रीज हुआ है 60 पर, तो 20 का इंक्रीज हुआ 60 पर बस। और परसेंटेज में कब वो चेंज हो जाएगा, तो जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने परसेंट का इंक्रीज या उतने परसेंट का डिक्रीज होगा। अब अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे कहूँ कि पहले मेरा था 70 रुपीज़ पॉकेट मनी और अब हो गया है 50 रुपीज़ किसी भी कारण से, तो आप कहेंगे अच्छा 20 रुपये का डिक्रीज हुआ है पॉकेट मनी में, पर कितने में, 50 में या 70 पे। तो आप कहेंगे 70 पे डिक्रीज हुआ 20 का, तो 20 का डिक्रीज हुआ 70 पर। तो अगर आप 100 में जानना चाहेंगे वही तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, तो आप कहेंगे कि डिक्रीज, जो आप डिक्रीज देख रहे हैं कितने का हुआ है, 20 का, तो डिक्रीज या तो किसी संख्या में हुआ होगा और नहीं तो किसी क्वांटिटी में हुआ होगा। डिक्रीज इन नंबर और क्वांटिटी अपॉन इनिशियल वैल्यू, किस वैल्यू पर आप डिक्रीज देख रहे हैं वो तो देखेंगे ही। चूंकि परसेंटेज निकालना है तो फाइनली हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, और जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो परसेंटेज में। तो ये था हमारा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। तो अगर उसी चीज़ की मैं बात करूँ परसेंटेज चेंज की, तो आप कहेंगे कि टोटल चेंज कितना आया है, चेंज इन नंबर या क्वांटिटी। अभी ये चेंज क्या हो सकता है, तो या तो इंक्रीज हो सकता है नहीं तो डिक्रीज।
और नीचे में क्या होगा हमारा इनिशियल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। इनिशियल वैल्यू का मतलब आप हिंदी में इसे प्रारंभिक मान बोले। प्रारंभिक का मतलब आप ऐसे समझें कि जिस चीज़ पर आप देख रहे हैं उसे रखना है। अब बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं हिंदी में कि का रहेगा तो नीचे रखना है, जिससे देखते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। का और से आप नहीं देखिए, आप देखिए कि आपका इनिशियल वैल्यू है किस पे, आप किस पे बढ़ोतरी या किस पे घटोतरी देख रहे हैं, किस पर इंक्रीज या किस पर डिक्रीज देख रहे हैं, वही आपका इनिशियल वैल्यू है। तो ये है हमारा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। अब मैं अगर कहूँ कि किसी व्यक्ति का प्रति मंथ का जो सैलरी था, वेतन, वो 10,000 रुपीज़ था, पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने की वजह से कंपनी ने उस व्यक्ति के वेतन को 12,500 रुपया कर दिया। तो पहले 10,000 था, अब 12,500 कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति का जो है सैलरी वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे कि प्लस 2,500 से इंक्रीज हुआ है। पर अगर मैं पूछूं कि व्यक्ति के सैलरी में परसेंटेज इंक्रीज बताइए या परसेंटेज चेंज बताइए, चेंज भी पूछूं या इंक्रीज पूछूं, एक ही बात है। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो चेंज का मीनिंग यहाँ इंक्रीज है, डिक्रीज हुआ है तो चेंज का मीनिंग डिक्रीज हो जाएगा। तो बताइए व्यक्ति के सैलरी में कितने का इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे 2,500 का। कितने पे इंक्रीज हुआ है, तो आपका आंसर होगा कि 10,000 पे। तो 10,000 आप नीचे रखेंगे। तो 2,500 का इंक्रीज हुआ है 10,000 पे। जब हम इसे 100 पर देखते हैं तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट उसका सैलरी इंक्रीज किया है, 25%। अब अगर मैं कहूँ कि चावल का कीमत 50 रुपये पर केजी से घट के 35 रुपये पर केजी हो गया है, तो बताइए कितने परसेंट का चेंज आया। तो यहाँ परसेंटेज चेंज के रूप में क्या निकलेगा, परसेंटेज डिक्रीज ही निकलेगा, क्योंकि 50 रुपीज़ पर केजी था, 35 रुपये पर केजी हो गया है। तो आप कहेंगे कि 15 रुपये का डिक्रीज हुआ है। कितने पे, 35 पे या 50 पे, तो आपका आंसर होगा कि 15 रुपीज़ का डिक्रीज हुआ 50 पे, तो 100 पर कितना। तो जैसे ही आप इसे देखेंगे तो कितने परसेंट का, 30% का। क्या लिखूँ मैं, तो आप कहेंगे 30% डिक्रीज हुआ है, 30% डिक्रीज आपका आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब इन चीज़ों को तो समझना ही है, अब इन्हें इस्तेमाल करते समय और किस तरीके से इस्तेमाल इनका किया जा सकता है वो देखते हैं। तो आप उम्मीद है सब नोट करते चल रहे होंगे। अगर नहीं भी नोट करते चल रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट तो ज़रूर ले लीजिएगा चीज़ों का, ताकि आप जब भी एक नोट बनाएं तो एक अच्छा सा नोट बने और एग्ज़ाम के वक्त में रिवीजन करने के काम आए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय आदमी बहुत तेज़ी से चीज़ों को रिवाइज करता है। ये तो हुआ कि हम किसी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कैसे देखेंगे, परसेंटेज चेंज कैसे देखेंगे। पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम दो वैल्यू लें, असली वाला और उनका रेशियो वाला वैल्यू लें, तो क्या उन दोनों में जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आएगा वो सेम होगा। तो ज़रा उसे देखते हैं। मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति का सैलरी है 10,000 और उसका सैलरी बढ़ा कर दिया गया घटा कर दिया गया 8,000। 10,000 से उसका सैलरी घटा दिया गया है 8,000। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ या परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो आप कहेंगे निश्चित रूप से अगर सैलरी घटा है तो इंक्रीज नहीं हुआ होगा, डिक्रीज ही हुआ होगा। तो कितने का डिक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे 2,000 का। अब निकालते हैं कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है। तो 2,000 का डिक्रीज हुआ कितने पे, 10,000 पर। और जब इसे हम लोग कितने पर देख ले, 100 पे देख लेते हैं, तो यही परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं
कि कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है, 20% का डिक्रीज हुआ है, उसका सैलरी 20% से डिक्रीज कर गया। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम 10,000 और 8,000 को, अगर ये था हमारा असली वैल्यू, तो इसका रेशियो देखा जाए कुछ देर के लिए, तो 10,000 और 8,000 अगर रेशियो देखा जाए तो 10:4। मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी का सैलरी शुरू में 5 के अनुपात में है, बाद में 4 के अनुपात में हो गया, अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूँ मैं, असली वैल्यू नहीं ले रहा। असली था 10,000 और 8,000, अभी मैं अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूँ, इसका रेशियो वाला वैल्यू। तो जरा देखिए तो कितना से अनुपात में कितने से डिक्रीज किया है, तो 1 से। तो अब हम जरा अनुपातिक इन परसेंटेज डिक्रीज निकाल लेते हैं। तो 1 का डिक्रीज हुआ है कितने पे, 5 पे। तो जब हम 100 पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी वही वैल्यू आया है, 20% का डिक्रीज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेशियो में हम लोग यूज करें वैल्यू को, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए, तो जो हम असली वैल्यू में निकाल पाएंगे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, वही चीज हम रेशियो में भी निकाल पाएंगे, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। और लेता हूं मैं 1-2 एग्जांपल। अगर कहा जाए कि किसी घड़ी का मूल्य 330 रुपए से बढ़कर 440 रुपए हो गया है, तो बताइए कि कितना प्रतिशत इंक्रीज किया घड़ी का मूल्य। तो आप ऐसे कहेंगे कि अच्छा कितना परसेंट इंक्रीज किया ये देखना है, तो देख लेते हैं 110 इंक्रीज किया है, तो बस इसी को हम लिख देते हैं 110 इंक्रीज किया है। हम माइनस करके चेक कर लेंगे कितना इंक्रीज किया, कितने पे इंक्रीज किया है, तो 330 पे। तो 100 पर कितना, तो आप जानते हैं 1/3, और 1/3 का हमने आपको परसेंटेज वैल्यू बताया था, कितना था, 33.33%। आप इसे काट भी देंगे तो आप देखिए इधर कोशिश करेंगे कि उतना बचा ले, 100 इधर रहे, आप काटे नहीं, आराम से आपको याद भी होगा कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 33.33%। तो 33.33% का इंक्रीज हुआ है उस घड़ी के मूल्य में। पर इसी काम को मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैंने यहीं पे इसका रेशियो देख लिया, तो हमने देखा कि 1 का इंक्रीज हुआ है कितने पे, 3 पे। तो 100 पर कितना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी 33.33% का इंक्रीज हुआ था घड़ी के मूल्य में। तो इस बात से आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लें कि रेशियो में जो इंक्रीज या डिक्रीज हम देख पाएंगे परसेंटेज का, बिल्कुल वही इंक्रीज और डिक्रीज असली वैल्यू में भी देख पाएंगे। तो होगा क्या कि हम असली वैल्यू निकालने के बजाय रेशियो वाले वैल्यू से भी काम चला सकते हैं। कब, जब हमें परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो। कहा जाए कि एक व्यक्ति ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज है वो परसेंटेज लाभ कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बस इतना ही तो आपको सोचना है। तो मैं कहूँगा कि अच्छा 500 में खरीदा है, 600 में बेच दिया, तो कितने का लाभ लिया, तो 100 का लाभ लिया। कितने पे, 500 पे। तो 100 पे कितना, और जब इस चीज़ को हम काटते हैं तो देखिए 1/5, और 1/5 किसका वैल्यू होता है, नहीं आपको पता है तो आप पूरा काट दीजिए। तो 20% का, तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। बहुत सही है। लेकिन इसी चीज़ का हम रेशियो वाले वैल्यू से भी निकाल सकते थे, बिल्कुल उतना ही प्रॉफिट आएगा। तो आप कहेंगे कि 1 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 5 पे। तो 100 पर कितना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप निश्चित रूप से ये बात समझ पाए होंगे कि असली वैल्यू पर जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आप देखेंगे, बिल्कुल वही परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज रेशियो वाले वैल्यू पर भी निकाल सकते हैं आप। इसका मतलब रेशियो से भी आप काम चला सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन में जहां आपको कम से कम लिखना पड़े, वहां आप रेशियो लेकर काम चला दें, बहुत आसान हो जाएगा।
अब हम आते हैं कि अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को शो करना हो तो हम कैसे शो करेंगे उसे। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि किसी चीज में 10% का इंक्रीज हुआ है, 10% का इंक्रीज, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम उसका वैल्यू ही मान लेते हैं कि 100 है और 100 में 10% का इंक्रीज हुआ है, तो 100 का 10% 10 ही होगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 110, इंक्रीज होके 110 हो जाएगा। तो 100 का 10% मैंने आपको बताया था निकालने के लिए। तो आखिर ये 100 मानने का कारण क्या है कि 100 जब भी हम इसलिए मानते हैं 100 को, ताकि अगर मैं कहूँ कि 100 का 7% कितना है तो आप कहेंगे 7, 100 का 9% कितना है तो 9, 100 का 0.5% कितना है तो 0.5। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम इनिशियल वैल्यू को 100 मान लेते हैं, क्योंकि उसका जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही होगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। फिर बाद में हम उसका तुलना असली वैल्यू से कर देते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर वस्तु का कीमत 100 रुपीज़ था तो उसमें 10% का चेंज आया है, 10% बढ़ा है, तो 100 का 10% कितना हुआ 10, तो वस्तु का कीमत अब कितना हो गया है 110। पर बाद में उसने बताया या क्वेश्चन में बता रखा है कि वस्तु का कीमत 100 नहीं था, उसने कहा कि अगर वस्तु का कीमत 400 हो और 10% इंक्रीज हो, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा 10% इंक्रीज। तो कोई व्यक्ति ऐसे भी कर सकता है कि जो चीज़ 100 से बढ़ के 110 हो गया है, तो अगर हम 400 होता तो यहाँ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 440। मतलब 400 पर अगर 10% का इंक्रीज कराया जाए तो वो 440 के इक्वल होगा। तो हम 100 मान के चीज़ों को दोनों तरफ इक्वल चीज़ से मल्टीप्लाई करके और ला सकते हैं सही आंसर। या कोई व्यक्ति डायरेक्ट ऐसे कर सकता है कि अगर असली वैल्यू है 400 तो उस पर 10% का इंक्रीज हुआ है, तो वैसे करेगा कि 40 का 10% कितना, 400 का 10% 40 हुआ, तो 400 पे 40 का इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया वैल्यू 440। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये 10% 15% इस तरह की चीज़ें निकालना बहुत आसान हो जाती हैं, पर कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि एक घड़ी का कीमत है 240 रुपये, एक घड़ी का कीमत कितना है 240 रुपये, और उस पे हमें 12.5% का लाभ चाहिए, 12.5% का प्रॉफिट चाहिए। तो बताइए कितने में बेचना होगा। ये मैं कह रहा हूँ कि एक घड़ी का सीपी है 240, 12.5% का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हमें कितने में बेचना होगा। तो हम जानते हैं कि 12.5% प्रॉफिट हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे कि 240 का 12.5% निकालें और उसको ऐड कर दें 240 में, तो वो उतना में बेचना होगा हमें। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 240 का 12.5% निकालना काफ़ी मुश्किल जैसा लग रहा है। पहले तो 12% निकालें, फिर 0.5% निकालें, फिर उसको ऐड करके और सेलिंग प्राइस बनाएं। या कोई व्यक्ति ऐसे भी कर सकता है कि 240 का 12.5% ऐसे निकाल के और काम चलाए जैसे तैसे। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जैसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गुना भाग करना पड़ जाएगा, काटना पीटना पड़ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि क्या इसे और छोटा किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल किया जा सकता है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि 12.5% का मीनिंग क्या है। तो 12.5% का मीनिंग ये है कि अगर आप इतने का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो 12.5% का मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू बताया था आपको कि 1/8 होता है, 1/8। इतने का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि 240 पर आपको 1/8, 240 का ही 1/8 प्रॉफिट चाहिए, तो आप देखिए तो
कितने का प्रॉफिट चाहिए आपको, तो आप कहेंगे कि 30 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट चाहिए। 240 में 30 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, तो हमें इसे कितने में बेचना होगा, तो 270 में बेचना होगा। तो ये काम बहुत आसान हो जाता है अगर आप इसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप हर परसेंटेज सही तरीके से नहीं निकाल पाए। 500 का 15% निकालना आ गया तो आसान है, 10% हुआ 50 और 5% 25, तो आप 75 ऐड कर देंगे और ये 575 हो जाएगा, बहुत आसान है। पर अगर मैं कह दूं कि 624 पर आपको 16.66% का लाभ चाहिए, तो बताइए कितने में बेचना होगा। तो इस तरह के वैल्यू को आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि आप 16% निकालें फिर 0.66% निकालें फिर ऐड किए और तब पता किए। तो आप कहेंगे कि अच्छा 16.66% असल में 1/6, अगर हम इसे फ्रैक्शन में देखें तो 1/6 होता है। तो हमें 624 पर 1/6 लाभ के रूप में चाहिए। तो आप 624 का 1/6 चाहिए आपको, तो आप काट देंगे। 104 रुपये और लाभ के रूप में चाहिए, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 728 रुपये में आपको बेचना होगा। तो देखिए कितना आसान हो गया इसको सोल्व करना जब आपने इसका फ्रैक्शनल वाला रूप यूज किया। तो हम जानना चाहेंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इन चीज़ों को और कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ आज सिखाता हूँ इसके लिए। तो परसेंटेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आएगा जिसका यूज हर जगह है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट एंड लॉस में है, परसेंटेज में है, और उसका नाम है सक्सेसिव परसेंटेज। इंक्रीज या डिक्रीज या बोथ, दोनों में से कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि क्या हमें। मैं जानना चाहता हूँ सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि कोई वैल्यू है 600 रुपया है शुरू में, उसे हमने शुरू में 10% बढ़ाया, 600 को पहले 10% बढ़ाया, फिर जो वैल्यू बढ़ के हमें प्राप्त हुआ उस वैल्यू को 600 को 10% से बढ़ाएंगे आप, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको। फिर इस वैल्यू को हम 15% से बढ़ा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा। फिर इस वैल्यू को हम 20% से हम बढ़ा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ मिलेगा। अब हम जानना चाहते हैं कि Z वो कौन सा वैल्यू है, या फिर हम 600 को ही लेते हैं, 10% से बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे कुछ मिला। इसे हम 15% से डिक्रीज कर देते हैं फिर, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं कि पुनः इसे 5% से इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा। हम Z जानना चाहते हैं। तो सक्सेसिव परसेंट हम कहाँ लगाते हैं? अगर आप किसी भी वैल्यू को कुछ परसेंटेज से बढ़ाइए, फिर इस वैल्यू को आप कुछ परसेंट से बढ़ाएं या कुछ परसेंट से घटाएं, या फिर शुरू में कोई वैल्यू लिया आपने, उसे कुछ परसेंट से आप घटाते हैं, फिर उस घटे हुए वैल्यू को कुछ परसेंट से बढ़ाइए या कुछ परसेंट से घटाइए, तो पुनः एक नया वैल्यू प्राप्त होगा। फिर उस वैल्यू को परसेंटेज से बढ़ाइए, कुछ परसेंटेज से घटाइए, तो फिर एक नया वैल्यू प्राप्त होगा। तो जब हम चीज़ों को कुछ परसेंटेज से बढ़ाएं या घटाएं एकदम इस सक्सेसिव रूप में, मतलब ऐसा नहीं कि शुरू के ही वैल्यू को, जो वैल्यू बढ़ के या घट के तैयार हुआ फिर उसे बढ़ाना घटाना है, फिर जो घट या बढ़ के तैयार होगा उसे घटाना बढ़ाना है, तो वैसी जगहों पे हम सक्सेसिव परसेंटेज को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा और जगह कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, दो चीज़ें हो, तीन चीज़ें हो, चार चीज़ें आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, और सारी चीज़ों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी हो रहा हो। अगर जैसे मान लूँ मैं कुछ देर के लिए कि एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
तो देखिए लेंथ है और ब्रेड्थ है। मैं कहूँ कि लेंथ में भी 10% का इंक्रीज हुआ है, लेंथ में 10% का इंक्रीज हुआ है, और ब्रेड्थ में चौड़ाई में है 5% का इंक्रीज हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। तो आप देखिए तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में थी, इसमें भी इंक्रीज हुआ है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ निश्चित रूप से हम सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं। तो चीज़ें अगर गुणनफल में हो, सिर्फ दो ही चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम है LBH, अगर कहूँ कि लेंथ जो है लंबाई वो 10% से बढ़ गया, चौड़ाई को 15% से बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 5% से घटा दिया जाए। ध्यान से हर चीज़ों को देखिए, तो आप देखेंगे लेंथ को 10% से बढ़ाया गया है, ब्रेड्थ को 15% से बढ़ा दिया गया है, और हाइट को 5% से घटा दिया गया है। तो चाहे बढ़ाया जाए या घटाया जाए, अगर चीज़ें गुणनफल के रूप में हो, तो आप देख सकते हैं LBH गुणनफल के रूप में था, तो हम जो फाइनल परसेंटेज चेंज निकालेंगे वो सक्सेसिव परसेंटेज के द्वारा ही निकाल पाएंगे। हम सक्सेसिव परसेंटेज ही वहाँ लगाएंगे। हाँ, सक्सेसिव परसेंटेज को लगाने के अलग अलग तरीके वो मैं आगे सिखाऊंगा। तो हम आप देख सकते हैं कि यहाँ गुणनफल में चीज़ें थी और यहाँ पे हम ऐसे तीनों में कुछ ना कुछ किए, या हो सकता है सिर्फ दो ही में किया हो, तीसरा में कुछ भी चेंज नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो में किया आपने तो सक्सेसिव परसेंटेज लगाकर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे आप जानते होंगे कि एक जो वर्ग का एरिया होता है स्क्वायर का, वो साइड स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब हुआ A इंटू ए। तो अगर मैं कहूँ कि उसके साइड में 10% का इंक्रीज कर दिया जाए, तो अगर 10% का इंक्रीज किया है साइड में, तो जब आप क्षेत्रफल देखना चाहेंगे तो क्षेत्रफल में तो ये जो साइड है 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 बार, और जब 2 बार आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये गुणनफल के रूप में हो गया। तो जब हम एरिया में यही चेंज देखना चाहेंगे तो हमें 10% और 10% का क्या लगाना होगा, सक्सेसिव परसेंटेज। अब चाहे इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज लगाएंगे, डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज लगाएंगे, और अगर दोनों हुआ, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, ऐसे जगहों पे नहीं कर सकता, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, यहाँ पे कर सकता है अलग अलग जगहों, अलग अलग चीज़ें हो तो इन जगहों पे हम सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं सक्सेसिव परसेंटेज? तो एक तो वहाँ लगाते हैं कि जब चीज़ें पहले बढ़े या घटे कुछ परसेंट से, फिर बढ़ी हुई चीज़ फिर से बढ़े या घटे, तो फिर बढ़ी हुई या घटी हुई चीज़ फिर से बढ़े घटे, अगर इस फॉर्मेशन में चलता रहे तो हम वहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज लगाते हैं या डिक्रीज। और वहाँ पे भी लगाते हैं जब चीज़ें गुणनफल के रूप में हो, चाहे 2 चीज़ हो, 3 चीज़ हो, चाहे कई चीज़ें हो, आपस में गुणनफल के रूप में हो। अगर मान लीजिए कि 5 चीज़ों का गुणनफल है और पांचों में कुछ न कुछ प्रतिशत इंक्रीज या कुछ प्रतिशत डिक्रीज हो रहा है, या हो सकता है कि उसमें से 3 में हो और 2 में कुछ भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 में हो रहा है ना, तो 3 के लिए हम सक्सेसिव परसेंटेज निकाल कर और उसका हम फाइनल परसेंटेज चेंज देख लेंगे कि परसेंटेज बढ़ोतरी हो रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सक्सेसिव परसेंटेज कहाँ लगाया जाता है। तो सक्सेसिव परसेंटेज लगाने के जो तरीके हैं जरा उसे देखते हैं हम। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि पहला तरीका हम कैसे लगाएंगे। तो हम पहला तरीका तब लगाएंगे जब हमारा वैल्यू कुछ वैसा हो जो बहुत ही आसानी से आपको परसेंट में चेंज करें और चेंज हो जाए। जैसे अगर मैं कहूं कि एक घड़ी था 600 रुपये कीमत का, 600 रुपये कीमत का मेरे पास एक घड़ी है, पहले इसे 10% बढ़ाकर मैंने किसी राम नाम के आदमी को बेच दिया। 600 में मैंने खरीदा है, 10% बढ़ाकर मैंने किसी राम को बेच दिया। तो बताइए मैंने उसे कितने में बेचा? तो आप कहेंगे कि अच्छा 600 का 10% कितना होता है, 60 रुपीज़। तो 600 में मैंने खरीदा और 60 रुपीज़ बढ़ाकर लाभ लेकर तो मैंने राम को कितने में बेचा, 660 में।
अब राम ने क्या किया कि पुनः 10% का प्रॉफिट लेकर, मतलब बढ़ाकर श्याम को बेच दिया। तो आप फिर से ऐसा 660 का 10% कितना हुआ, तो 66। अब आप 660 में 66 ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि राम ने श्याम को 726 रुपये में बेच दिया, 10% प्रॉफिट लिया है। पर पुनः अब श्याम ने क्या किया कि मोहन को कुछ इसमें खराबी आ गई और मोहन को उसने 5% लेस कीमत पर बेच दिया, मतलब 5% कम लिया। तो श्याम को कितने में पड़ा था ये घड़ी, तो 726 में, 726 रुपये में पड़ा था। अब मोहन को उसने बेचा 5% कम कीमत पर, यानी हानि पर। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि 10% होता है 72.6, तो 5% कितना हुआ, तो 72 का आधा 36 और 6 का आधा 3, तो 36.3 का वो हानि लिया है, इतना कम में बेचा है। तो आप क्या करेंगे, 726 में से 36.3 को माइनस कर लेंगे। तो आप जब इसे माइनस करेंगे इतने में से, तो आपका आंसर आएगा 689.7। ठीक है, आप माइनस करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। तो इतने में मोहन को उसने बेचा है। तो हमने देखा कि एक सक्सेसिव परसेंटेज लगाने का ये तरीका है कि हम जब वैल्यू आसान हो तो इस तरह से 10% बढ़ा घटा ऐसे लगा सकते हैं। कहा जाए कि एक नगर की जनसंख्या है 1 लाख, तो आपने ले लिया कि उसका जनसंख्या है 1 लाख। अब कहा जाएगा कि नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, तो 3 साल बाद कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि 10% बढ़ा इस साल, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, तो 10,000। तो आप कहेंगे 1,10,000 हो गया नगर की जनसंख्या। 1 साल बाद की है कंडीशन, 1 ईयर बाद। क्योंकि हर साल 10% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो बढ़ता नहीं होगा, ये बढ़ गया। अब इस साल भी तो 10% बढ़ेगा, तो इस पे बढ़ेगा कि इस पे बढ़ेगा, तो आप कहेंगे कि इस पे बढ़ेगा। हर साल 10% बढ़ता है, वो 10% से इंक्रीज करता है, तो जो करेंट वैल्यू है उस पर बढ़ता होगा। अब इसका हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास आया 11,000। तो 1,10,000 और 1,11,000, तो 1,21,000 हो गया। अब अगर हम कहें ये 2 साल बाद का स्थिति है, अब फिर से 10% अगर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से इंक्रीज करेगा और यहाँ से 10% अगर हम बढ़ाएंगे, तो 1,21,000 में आपको जोड़ना है 12,100, 12,100। इसमें हमें जोड़ना है 12,100, तो ये हो गया 0,01331, इतना 1,33,100। तो ये 3 सालों बाद हमारे नगर का जनसंख्या हो चुका है इतना। पर हम देख रहे हैं कि ये निकालना तो आसान है, पर हमें क्या करना पड़ रहा है कि कब थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ जा रहा है। तो एक दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं कि इसे सक्सेसिव परसेंटेज को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। तो सेकंड फॉर्मेशन क्या है कि जैसे 600 रुपये में हमने खरीदा, ये मेरा है, जो भी आप नाम लिख लीजिए, कोई नेम लिख लीजिए। अब मैं इसे 10% पे बेच देता हूँ किसी और को, राम को। तो जो मैं राम को बेचूंगा 10% अधिक लेकर, तो बताइए कोई भी चीज़ अपने आप का कितना परसेंट, 100%। तो आपने 10% अधिक में बेचा है, तो आपने 100% में तो बेचा ही उसको, अपना 100% तो निकाला ही, 10% और एक्स्ट्रा लिया उससे, तो आपने इसे बेचा 110% में, तो 110% में। ये आपने खरीदा था, 10% एक्स्ट्रा लिया, तो आपने 110% में बेच दिया। तो ये राम ने खरीदा इतने में खरीदा है राम। अब राम ने क्या किया कि श्याम को बेच दिया है और 10% अधिक लेकर, तो इतने में तो खरीदा ही था राम। अब श्याम को और 10%, इस चीज को अब वो आगे बढ़ाएगा, 10% और आगे बढ़ाएगा, तो 110% में बेचेगा उसको, लाभ लेना है इसे। इतने में खरीदा, इस चीज को और 10% आगे बढ़ाएगा,
तो 10% आगे और बढ़ाएगा तो 110% हो जाएगा। अब श्याम इतने में खरीदा। अब श्याम क्या कर रहा है कि मोहन को आगे बढ़ा रहा है और 5% हानि पे, तो 5% हानि पे तो इतना में तो खरीदा ही है श्याम, मोहन से 5% हानि लेना चाहता है। तो बताइए 95% में बेचेगा या नहीं बेचेगा? तो आप कहें बिल्कुल बेचेगा। अब मोहन इतने में खरीद लिया टोटल। अब होगा क्या कि जो चीज़ें आप उस तरीके से निकाल रहे थे, आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और इनका आपस में मल्टीप्लाई करके और ये 100 से डिवाइड करें और आपका आंसर आ जाए उतना ही, इतना। अब इसी चीज़ को नगर की जनसंख्या को हम क्या कर सकते थे कि 1 लाख था, अब 10% से इंक्रीज किया है एक साल में तो 110% हो गया होगा। तो ये तो एक साल बाद की कहानी है। एक साल और बाद ले जाएंगे तो फिर से 10 से 10% हर साल इंक्रीज कर रहा है, तो फिर से 110% से इंक्रीज कर देगा। ये 2 साल बाद की कहानी है। फिर से तीसरे साल में जाएंगे तो वहाँ भी 10% से इंक्रीज करेगा और तीसरे साल के भी अंत में इतना हो जाएगा। तो टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा तो आप देख लीजिए। तो कभी कभी क्या होगा कि हो सकता है कि आपका आंसर काफ़ी इजीली निकल जाए ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हुआ कि ऐसे आप चीज़ों को समझें, लेकिन इसी चीज़ को एक तरीके से और आप लिख सकते हैं। ये तरीका और ये तरीका दोनों अलग हुआ, बात चीज़ वही है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। लेकिन इसको भी आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए कि अगर कोई चीज़ 100 है और 10% से इंक्रीज कर रही है तो वो कितना हो जाएगा? 110। तो अगर कोई चीज़ 1 है और वो 10% से इंक्रीज करे तो 110/100 यानी कितना हो जाएगा? 11/10। ये 11/10 हो जाएगा। मतलब 1 है तो 11/10 है। अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि कोई चीज़ 1 है और 2 हो गई तो आप कहेंगे दुगना हो गया। अगर मैं कहूँ कोई चीज़ 1 है और 7 हो गया तो आप कहेंगे 7 गुना हो गया। अगर मैं कहूँ 1 है और 3.5 हो गया है तो 3.5 गुना हो गया। तो ज़रा देखिए, तो 1 है और 11/10 हो गया यानी 11/10 गुना हो गया ये चीज़। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो दूसरे ही चीज़ को, दूसरे वाले ही तरीके को मैं दिखा रहा हूँ कि सक्सेसिव परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं हम। तो अगर मैं कहूँ कि 10%, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/10, 10। तो 10% से बढ़ा है तो देखिए होता क्या है कि ये है हमारा जो नीचे वाला होता है, यही तो इनिशियल वैल्यू है। तो 10 पर 1 की बढ़ोतरी हुई है, इसका यही मीनिंग है होता है कि 10 पर कितने की बढ़ोतरी हुई है? 1 की। तो अगर 10 पर 1 की बढ़ोतरी हुई है तो कितना हो गया? वो 11 हो गया। शुरू में 10 था और 11 हो गया यानी 11/10 गुना हो गया। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले 10 था अब 11 हो गया। अगर पहले 1 रहा होगा तो 11/10 हो गया होगा। और इसी को हम इतना गुना कहते हैं। वहाँ मैंने आपको समझाया कि अगर 1 है और 2 हो गया तो इसका मतलब दुगना हो गया है। तो अगर 1 है और 11/10 है तो इतना गुना हो गया है। तो हम 10% को ऐसे समझ सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 20% से इंक्रीज कर रहा है कोई वस्तु तो बताइए कितना गुना हो गया? तो आप कहेंगे अच्छा 20% को हम जानते हैं 1/5 होता है। और अगर इतना से इंक्रीज किया है तो 5 पर 1 इंक्रीज हुआ है तो 6/5 गुना हो गया होगा। मतलब उसमें हम 6/5 से गुना कर देंगे तो उतना वैल्यू हो जाएगा उसका। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ 15% से डिक्रीज हुआ है किसी चीज़ का वैल्यू, तो आप कहें 15% को तो हम जानते हैं 3/20 होता है, लेकिन ये 15% होता है। तो बताइए 20 पर 3 का डिक्रीज तो कितना हो गया होगा? 17 हो गया होगा 20 से। 20 पर 3 का डिक्रीज हुआ है, इसका वैल्यू ये होता है। इसका मतलब 20 पर 3 का कमी हुई है तो 20 से कितना हो गया? 17 यानी 17/20 गुना हो गया होगा वो चीज़। अब लिखें अगर उसी चीज़ को तो देखिए अब अगर मैं कहूँ कि किसी नगर की जनसंख्या 8000 है,
या 80,000। शुरू में 10% का इंक्रीज हुआ फर्स्ट ईयर में, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको लिखने हैं, यहाँ पे मैं खाली छोड़ देता हूँ। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, 12.5% का डिक्रीज हुआ है। फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ है कि 15% का फिर से इंक्रीज हुआ है। यहाँ का वैल्यू हमें जानना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये बार बार ऐसे नहीं करके बस हम एक बार कर देना चाहते हैं। देखिए 80,000 हुआ, 10% का इंक्रीज, तो 10% आप जानते हैं कितना होता है, 1/10। तो अगर 1/10 का इंक्रीज हुआ है तो कितना गुना हो गया होगा ये वैल्यू, तो 10 में 1 बढ़ा होगा, यानी कि ये वैल्यू हो गया होगा 11/10 गुना 1 साल बाद। फिर से ये 1 साल बाद है। फिर 12.5% का इंक्रीज, तो 12.5% कितना होता है, 1/8। पर ये तो 12.5% होता है, तो उतना डिक्रीज हुआ है, तो कितना गुना हो गया होगा, तो आप कहेंगे 8 में 1 घटा है, तो 7/8 गुना हो गया होगा, इंटू 15% का डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है थर्ड ईयर में, तो आप कहेंगे 15% तो होता है 3/20, और इतना का इंक्रीज हुआ है 20/3 का इंक्रीज हुआ है, तो 23/20 गुना हो गया होगा। यानी कि टोटल 3 सालों बाद जनसंख्या इतना हो जाएगा जो यहाँ पे आएगा। तो आप ऐसे काट देंगे, 2 0 से तो 2 0 काट दिए और 16 50 टाइम्स, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और जनसंख्या आपका निकल के आ जाएगा कि 3 वर्षों बाद कितनी हो गई जनसंख्या। तो ये जो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसे आपको अच्छे से सीखना है, काफ़ी अच्छे से। और मैं इसे दिखाता हूँ। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सीधा। मैं कहूँ कि एक जो रेक्टेंगल है उसके लेंथ में 10% का इंक्रीज हुआ है, लेंथ में 10% का इंक्रीज, और ब्रेड्थ में 5% का इंक्रीज हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। दोनों इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज ही होगा। एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होता तो वो कैलकुलेट करने के बाद पता चलता कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। दोनों इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज ही होगा, दोनों डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज ही होगा एरिया। पर अगर एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रहा है तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। तो देखिए अब लेंथ में 10% का इंक्रीज हुआ है, तो 10% को आप कितना जानते हैं, तो 1/10। तो आप यहाँ पे ऐसे कहे होंगे कि अगर शुरू में लेंथ, यहाँ पे लेंथ लिख रहा हूँ मैं, शुरू में अगर लेंथ 10 रहा होगा तो बाद वाला लेंथ कितना हो गया होगा, तो 10 में 1 का बढ़ोतरी हुआ है, कितना हो गया होगा, 11। ठीक है, यहाँ पे लेंथ लिख रहा हूँ मैं, इधर ये लेंथ शुरू में अगर 10 रहा है तो 10 में 1 का बढ़ोतरी हुआ, इसी को तो 10% बोलते हैं, तो 10 में 1 का बढ़ोतरी हुआ तो कितना हो गया होगा, 11। अब अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूं, ब्रेड्थ में 5% का इंक्रीज हुआ है, तो 5% को आप सभी लोग जानते हैं 1/20। तो अगर मैं कहूं कि शुरू में अगर 20 रहा होगा हमारा ब्रेड्थ उसका रेक्टेंगल का, तो बाद में 20 पर 1 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कितना हो गया होगा, 21 हो गया होगा। अब जरा देख लीजिए शुरू का एरिया, बाद का एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो शुरू में देखिए तो कितना एरिया रहा होगा, तो लेंथ 10 था शुरू में और ब्रेड्थ शुरू में था 20, तो शुरू में एरिया रहा होगा 200। अब अगर मैं बात करूं कि बाद का एरिया कितना हो गया, तो बाद में लेंथ हो गया 11 और ब्रेड्थ हो गया है 21, तो 210 और 21 231, तो बाद का हो गया है 231। अब जरा देखिए तो शुरू में एरिया है 200 और बाद में हो गया है 231, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो आप कहेंगे 31 का, कितने पे, 200 पर, तो 100 पर कितना, तो आप निकालेंगे तो 15.5% की बढ़ोतरी हुई है एरिया में, क्षेत्रफल में
15.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे हम बढ़ोतरी और घटोतरी निकालते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। सक्सेसिव परसेंटेज ये है, उसे हम इसी तरह से यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं आपने देखा कि सक्सेसिव परसेंटेज को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कितना गुना कैसे लिया जाता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ, और इन चीज़ों को पीछे का जितना भी चीज़ आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इस क्लास में मैंने जो 2-3 बातें बताई उसे अच्छे से सीख लीजिएगा। उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन में कहाँ हर तरह तरह के क्वेश्चन में हो सकता है अलग अलग तरह के कंसेप्ट भी निकल के आए, पर ये बेसिक बातें थी, इनका यूज करते हुए अलग अलग तरह के क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट को निकाल के हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।